हाँ जी, कैसे हो सब। तो ये अपनी लास्ट वीडियो है सिस्टम कॉल्स पे। अभी तक हमने सिस्टम कॉल्स ऑफ प्रोसेस मैनेजमेंट, सिस्टम कॉल्स ऑफ फाइल मैनेजमेंट, सिग्नलिंग, ये सब कवर कर लिया था, राइट। और हमने ये देखा था कि इंटरव्यू के लिए आपको इम्प्लीमेंटेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि फोर्क सिस्टम कॉल क्या कर रही है, या फिर कोई भी हमने सिस्टम कॉल की बात की है तो वो क्या करता है, आप उसका यूज़ कैसे करोगे कैसे नहीं, वो आपको डिटेल में जाना है। अपनी क्यूरियोसिटी के लिए हो तो जाओ, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। तो आज की वीडियो है अपनी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन पे, एक प्रोजेक्ट देखेंगे अपन छोटा सा। एंड अपना सिस्टम कॉल्स का लास्ट होगा जो कि होगा फाइल मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन के ऊपर। फिर अपन एक अगले वीक प्रोजेक्ट लेके आएंगे जो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट होगा, जो कि होगा फाइल इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। एंड इफ़ यू नो कि आप कौन सी फाइल को इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करना चाहोगे। तो आज की वीडियो अपनी लास्ट वीडियो होगी सिस्टम कॉल्स के ऊपर, फिर प्रोजेक्ट आएगा और फिर अपन मेन ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू करेंगे जहाँ पे प्रोसेसेस, मल्टी थ्रेडिंग वगैरह सबसे पहले स्टार्ट कर रहे होंगे, राइट। तो चलते हैं सीधा अपन स्क्रीन पे विदाउट एनी टाइम वेस्ट। इसको हम बाद में डिटेल में भी देखेंगे, बट अभी के लिए हम क्योंकि सब कुछ देख रहे हैं ऊपर ऊपर से, ताकि अपनी बाकी चीज़ें अनब्लॉक हो जाएं जिसमें ये चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी। तो सबसे पहले है हमारे पास इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले अपन इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन देख लेते हैं। अगर आपने कभी रन करा हो कैट कमांड अपने शेल में, तो वो क्या करता है, आपकी फाइल में जो कुछ भी लिखा होता है, राइट चीज़ें होती हैं, वो आपको प्रिंट कर देता है, राइट। तो ये कमांड अगर आप रन करोगे कैट फाइल 1 फाइल 2, या फिर मैं सीधा बोलूँ कैट फाइल 1, ठीक है, तो वो जो भी फाइल में लिखा होगा वो प्रिंट करेगा। फिर आपने एक पाइप लगाई, आपने बोला जो भी प्रिंट हो रहा है ना उसको सॉर्ट कर दो। तो ये हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं टर्मिनल अपना खोलूँ, ठीक है, और कुछ नहीं अपन लिखते, इसको मैं लिखता हूँ तो मेरे फाइल में जो भी स्टोर होता है वो प्रिंट हो जाता है, राइट। तो ये एक शेल कमांड है। शेल अपन ने पहले भी देखा था कि कैसे चलता है। आपका जो शेल है वो आपका पेरेंट प्रोसेस है, आपने उसमें कमांड चलाया, कमांड है कैट कोई भी फाइल का नाम। ये कमांड का कोड कहीं पे भी लिखा होगा उसका कोड रन होता है, पर वो कोड रन होता है हमारे चाइल्ड प्रोसेस में, ठीक है। तो शेल उसको चाइल्ड प्रोसेस के अंदर चलाता है, राइट। तो ये हमने देखा था, बट मैं ये बोल रहा हूँ आपने किया कैट मेन डॉट cpp जब हमने किया तो वो क्या कर रहा है, वो जो भी उसमें स्टोर्ड है वो प्रिंट कर रहा है। अब मैं इसको बोलता हूँ जो भी उसमें स्टोर्ड है प्रिंट तो करो, बट बाद में उसको सॉर्ट कर दो। सॉर्ट भी एक कॉल है, ठीक है, इसकी इनबिल्ट इम्प्लीमेंटेशन होती है और वो उसने सॉर्ट कर दिया टेक्स्ट को, ठीक है। तो हो क्या रहा है, पहला प्रोग्राम मैं चला रहा हूँ अपने, इसमें शेल है ये मेरा, वहाँ से मैं पहला कमांड चला रहा हूँ, पहला प्रोसेस चला रहा हूँ चाइल्ड प्रोसेस, जिसमें मैं लिख रहा हूँ कैट मेन डॉट cpp, राइट। कैट मेन डॉट cpp ये क्या कर रहा है, मेन cpp फाइल में जो भी है वो प्रिंट कर रहा है। फिर मैं उससे क्या कर रहा हूँ, मैं उसको बोल रहा हूँ कि एक नया प्रोसेस चला रहा हूँ मैं सॉर्ट p2, जो कि करता है सॉर्ट। तो एक प्रोसेस की आउटपुट दूसरे प्रोसेस के इनपुट में मैं डाल रहा हूँ, राइट। आगे जाके अपन देखेंगे जब प्रोसेसेस अपन शुरू करेंगे कि प्रोसेस आइसोलेट होते हैं मोस्टली। P1 P2 के रिसोर्स एक्सेस नहीं करना चाहता, राइट, आइसोलेट होते हैं। जो थ्रेड्स होते हैं वो आइसोलेट नहीं होते, प्रोसेस काफ़ी हद तक आइसोलेट होते हैं, ठीक है। वो भी चीज़ें शेयर करते हैं, बट उनके बीच में जो चीज़ें शेयर होती है वो जनरली IPC इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन या फिर मैसेज पासिंग के थ्रू होती हैं, ठीक है। ये सब हम बाद में देख रहे होंगे, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि प्रोसेसेस की जनरली चीज़ें आइसोलेट होती है, तो वो आपस में जो कम्युनिकेट करते हैं या तो वो सॉकेट्स के थ्रू कर सकते हैं, राइट। फर्स्ट थिंग इज सॉकेट, सेकंड थिंग इज या तो वो पाइप्स के थ्रू कर सकते हैं। तो आज अपन पाइप की इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। इससे आपका क्या होगा कि आपको एक रिफ्रेशर मिल जाएगा फाइल डिस्क्रिप्टर्स के ऊपर कि फाइल डिस्क्रिप्टर होते क्या है, राइट, फाइल्स होती क्या है। इसलिए ये है, और थोड़ा सा प्रोजेक्ट इसलिए ताकि आपको थ्योरी से बोर ना हो, ठीक है। तो कैट फाइल 1 फाइल 2 क्या कर रहा है, फाइल 1 प्लस फाइल 2 की चीज़ों को कनकैट करके रीड कर रहा है, सारी चीज़ें प्रिंट कर रहा है, जो उसकी आउटपुट आ रही है वो सॉर्ट उसको अपन कर रहे हैं, ठीक है। इतना सा है। ये FD1 ये क्या है अभी अपन देखते हैं। तो सबसे पहले ड्यूप सिस्टम कॉल है एक, इसके बारे में अगर पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। ड्यूप सिस्टम कॉल क्या करती है, सिंपल, अगर मैं बोलता हूँ ड्यूप को DUP, मैं यहाँ पे लिखता हूँ FD1, यहाँ पे लिखता हूँ FD2, मेरे दो फाइल डिस्क्रिप्टर हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक को दूसरे में कॉपी कर देगा, राइट, या फिर मैं ऐसा बोलूँ पॉइंटर बना देगा। अगर आपको C++ का थोड़ा सा भी आइडिया हो, पॉइंटर का मतलब ये होता है वो डीप कॉपी नहीं होता। मतलब मैंने एक लिस्ट बनाई है, लेट सपोज एरे, उस लिस्ट में है 1 2 3। अब मैं एक और लिस्ट बनाता हूँ एरे 1, ठीक है, उसमें है 3 4 5। अब मैं एक पॉइंटर बनाता हूँ, ठीक है, एरे 3, ये पॉइंटर बनाता हूँ, ये पॉइंटर मेरा एरे 1 को पॉइंट करेगा।
इसका मतलब ये है कि एरे 3 एक्चुअल में एक एरे नहीं है, वो मेमोरी में कहीं अलग से स्पेस घेर के अपने एलिमेंट स्टोर नहीं करेगा। वो जो भी एरे 1 में स्टोर है, एरे 1 में स्टोर है लेट्स सपोज 1 2 3, और अगर एरे 3 उसको सिर्फ पॉइंट कर रहा है, ठीक है, एरे 1 के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि एरे 3 जो पॉइंटर है, ठीक है, एरे 3 जो पॉइंटर है उसके अंदर सिंपल एरे 1 का एड्रेस होगा। एरे 1 का एड्रेस होने का मतलब ये है कि जो वो एरे और लिस्ट जो भी है उसका एक एड्रेस होगा जहाँ पे भी वो स्टोर्ड है, ठीक है। अब जहाँ पे भी वो स्टोर्ड है मेरी मेन मेमोरी में, उसका जो भी एड्रेस है वो मैं एक पॉइंटर के थ्रू पॉइंट कर रहा हूँ कोई और वेरिएबल में जिसका नाम मैंने एरे 3 रख दिया। इसका मतलब पॉइंटर होता है कि एरे 1 में भी मैं चेंज करूँगा तो एरे 3 में भी चेंज होगा बेसिकली, ठीक है। तो इसको बोलते हैं शैलो कॉपी, या फिर मैं ऐसा बोलूँ कि इसको बोलते हैं पॉइंट करना, ठीक है। कि एक चीज़ है, सिंपल सी बात बताता हूँ, ABC उसको मैं पॉइंट कर रहा है मेरे वेरिएबल A। अब मैं ABC की वैल्यू 1 है, ठीक है। अब मैं ABC की वैल्यू 2 करूँगा तो A की भी वैल्यू 2 हो जाएगी क्योंकि वो उसका पॉइंटर है, ना कि डीप कॉपी है, ठीक है। तो वैसे ही ड्यूप सिस्टम कॉल है, इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हो, बट आप इसका आज यूज़ कर रहे होगे, ठीक है। फाइल डिस्क्रिप्टर भी अगेन पॉइंटर्स होते हैं। अगर मैं कोई फाइल को ओपन करता हूँ, ये फाइल है मेरी main.cpp, ठीक है। सबको पता होगा कि कोई भी फाइल अपने को ओपन करनी हो तो अपन ओपन सिस्टम कॉल यूज़ करते हैं, ठीक है। उसमें फाइल का नाम देते हैं या पाथ देते हैं। तो जो वो रिटर्न करता है फाइल को ओपन करने के बाद, वो अपने को फाइल डिस्क्रिप्टर रिटर्न करता है, ना कि फाइल का कंटेंट, राइट। फाइल डिस्क्रिप्टर मतलब एक पॉइंटर जो उस फाइल को पॉइंट कर सकता है, उसके कंटेंट को अपन फिर रीड कर सकते हैं। उस फाइल के ऊपर कोई भी ऑपरेशन करना हो तो फाइल डिस्क्रिप्टर के थ्रू कर सकते हैं। तो सबसे पहले पाइप वर्क कैसे करती है। पाइप एक यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन मेथड है, ठीक है। और पाइप को एक आप सॉकेट की तरह बांध सकते हो, ठीक है। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि मैंने एक एरे बनाया, 2 फाइल डिस्क्रिप्टर बनाए, फाइल डिस्क्रिप्टर अगेन इंटीजर होते हैं, ठीक है। 2 फाइल डिस्क्रिप्टर बनाए मतलब एरे बनाया मैंने, ठीक है। FD0 FD1 ये 2 एलिमेंट होंगे इस एरे के, ठीक है। फर्स्ट फाइल डिस्क्रिप्टर, सेकंड फाइल डिस्क्रिप्टर। फिर मैंने पाइप सिस्टम कॉल में FD अपना जो भी मेरा एरे है मैंने वो पास कर दिया। अब ये क्या करेगा, ये अपनी जो पाइप का राइट एंड है, राइट एंड मतलब इस पाइप में जो भी राइट करेगा वो फाइल डिस्क्रिप्टर 1 को एसोसिएट होगा। मतलब फाइल डिस्क्रिप्टर 1 में जो भी चीज़ें हम डालेंगे इसके थ्रू वो सारा पाइप के राइट एंड को पॉइंट करेगा, और फाइल डिस्क्रिप्टर 0 रीड एंड को पॉइंट करेगा। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, अगर मेरा कोई प्रोसेस P1 है, ठीक है, उसकी कोई भी आउटपुट है, लेट्स सपोज P1 क्या करता है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। उसका जो भी आउटपुट है मैं अगर फाइल डिस्क्रिप्टर 1 में डालूंगा तो ये फाइल डिस्क्रिप्टर 1 क्या करेगा, उसको पाइप में डाल देगा, क्योंकि फाइल डिस्क्रिप्टर 1 इज़ द राइट एंड ऑफ द पाइप। एंड फाइल डिस्क्रिप्टर 0 जो कि मेरे एरे का 0th एलिमेंट है वो रीड है। अब अगर मैं कोई ऐसा प्रोसेस चलाऊंगा जो पाइप के रीड एंड को पॉइंट करेगा तो उस प्रोसेस की इनपुट में ये अपने आप फाइल डिस्क्रिप्टर 0 की आउटपुट चली जाएगी बेसिकली। मतलब मैंने यहाँ से जो डाला वो यहाँ से निकलेगा और ये प्रोसेस P2 में चला जाएगा। कैसे हो रहा है बताता हूँ। 2 प्रोसेस है, सबसे पहले एक है पेरेंट प्रोसेस, एक्चुअल में तो 2 चाइल्ड प्रोसेस हैं। अगर आपको पता हो कि शेल में अपन ने रन किया है तो शेल एक अपना पेरेंट प्रोसेस है, उसमें एक चाइल्ड प्रोसेस चलेगा, मतलब main.cpp वाला, ठीक है, cat main.cpp। और फिर दूसरा चाइल्ड प्रोसेस होगा जिसमें क्या चलेगा, जिसमें चलेगा सोट, ठीक है। बट अपन क्या कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि अपन शेल में नहीं कमांड कोड कर रहे, अपन अपने आईडी में कोड कर रहे हैं, राइट। अपन शेल में कमांड रन नहीं कर रहे। तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन एक पाइपलाइन फंक्शन बना रहे हैं सबसे पहले, ठीक है। उसमें 2 प्रोसेस पास कर रहे हैं। ये मैंने प्रोसेस पास किए हैं बट यूज़ नहीं किया इसका, आप बाद में यूज़ भी कर सकते हो। फिर मैंने क्या किया, सबसे पहले फोर्क किया, ठीक है। तो मेरा ये पेरेंट प्रोसेस है, इसमें मैंने फोर्क किया। आपने अगर पहले सिस्टम कॉल्स वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा फोर्क एक चाइल्ड प्रोसेस को रन करेगा, ठीक है। तो हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ। तो मेरा ये जो कोड है वो पेरेंट प्रोसेस है, यहाँ पे शेल नहीं है। अगेन अगर शेल होता तो शेल अपने 2 चाइल्ड प्रोसेस चलाता, C1 C2, C1 फॉर cat main.cpp, ठीक है, और C2 फॉर grep hello। यहाँ पे जो मेरा कोड मैंने लिखा है आज वो ये वाला कमांड अपन रन कर रहे हैं, cat main.cpp पाइप grep hello। grep क्या करता है, grep वो सारी लाइंस रिटर्न कर देगा जहाँ जहाँ पे मेरे main.cpp में हेलो आया है, ठीक है। तो हो क्या रहा है, सबसे पहले मैंने बोला अपने कोड को कि भाई तू पेरेंट प्रोसेस है, ठीक है, तू पेरेंट प्रोसेस है, तेरे को क्या करना है, तेरे को cat main.cpp कमांड रन करना है। वो बोलता है ठीक है। मैंने बोला कमांड तो रन करना ही करना है,
पर जो तेरी आउटपुट आएगी वो आएगी std आउट पे। वो बोलेगा हाँ std आउट अगर लोगों को पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि C++ में या कोई भी लैंग्वेज में स्ट्रीम्स होती हैं, इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। जब आप प्रिंट हेलो वर्ल्ड करते हो ना, प्रिंट हेलो वर्ल्ड करते हो तो आपने अगर शेल में इस पाइथन प्रोग्राम को चलाया तो वहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। बट ये हो कैसे रहा है, ये हो कैसे रहा है, वो जो शेल है वो एक स्टैंडर्ड आउटपुट को लिसन करते रहता है, std आउट को वो हमेशा पॉइंट करता है, ठीक है। तो जो भी आपका प्रोग्राम std आउट पे कुछ भी लिख रहा है वो आपके शेल में प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये होती है स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम, स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम। तो अगर मेरा पेरेंट cat main.cpp कमांड रन कर रहा है, जो भी आ रहा है वो प्रिंट कर रहा है स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम पे, मैं क्या चाहता हूँ उसकी आउटपुट को fd1 में डालना चाहता हूँ, fd1 में, समझे। यहाँ पे समझ गए होगे अभी कि यहाँ पे fd1 में मैं उसकी आउटपुट को डालना चाहता हूँ। फिर मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं बोलता हूँ कि एक और प्रोसेस चल रहा होगा कहीं ना कहीं पे, वो रन करेगा grep hello। अब grep hello को चाहिए इनपुट, वो इनपुट मांगेगा std in से। इसकी एनालॉजी बताता हूँ। अगर आप शेल में कोई भी प्रोग्राम रन करते हो, जो लोग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं उनका प्रोग्राम रन हो रहा होता है, वो शेल से अपनी इनपुट देते हैं। तो वो शेल में जब इनपुट दे के एंटर मारते हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि वो std in में चला गया है और std in में आपका प्रोसेस लिसन कर रहा होता है, ठीक है। तो यही हो रहा है कि ये जो प्रोसेस है grep hello, इसको इनपुट चाहिए, ये इनपुट लेगा std in से। तो मेरे को ये चाहिए कि भाई जो भी fd0 में आएगा ना उसको std in में डाल दो, समझे। std आउट वाला fd1 में डाल दो ताकि ये पाइप के थ्रू फ्लो हो जाए, और fd0 में जो भी आए उसको std in में डाल दो ताकि इस पे जो कोई भी प्रोसेस चल रहा है वो इसको लिसन कर पाए, ठीक है। आई होप समझ गए होगे। तो ये हो रहा है बेसिकली, cat main.cpp कमांड रन किया, std आउट में डाला, fd1 में डाला, पाइप में राइट किया, पाइप इज़ अ यूनिडायरेक्शनल सॉकेट। फिर यहाँ से मैंने fd0 में जो भी आया उसको std in में डाला, std in से चाइल्ड प्रोसेस में चलाया, चाइल्ड प्रोसेस में मैंने दूसरा कमांड चलाया। दिस इज़ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। आई होप क्लियर हो गया होगा। लेट्स गो टू द इम्प्लीमेंटेशन। तो सबसे पहले मेन फंक्शन है अपना, ठीक है, पाइपलाइन है। यहाँ पे मैंने वैसे दो कमांड, अगर आप देखो मैंने दो प्रोसेस या फिर दो कमांड मैंने दिए हैं, बट इसका मैंने यूज़ नहीं किया प्रोसेस 1 का, ठीक है। मैंने यहाँ पे हार्ड कोड कर रखा है, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने दो फाइल डिस्क्रिप्टर बनाए, पाइप बना ली। इससे क्या होगा, fd0 और fd1 ये बन जाएगा मेरा, इससे मेरा इतना बन जाएगा, इतना काम हो जाएगा, ठीक है। इतना काम हो गया। अब मैंने बनाया फोर्क सिस्टम कॉल हुई। अगर वो 0 रिटर्न नहीं करता इसका मतलब वो पेरेंट प्रोसेस है, अगर ये फोर्क 0 रिटर्न करता है तो इसका मतलब चाइल्ड प्रोसेस है। तो जैसे ही मैंने फोर्क कॉल रन की तो दो प्रोसेस क्रिएट हो जाएंगे। फर्स्ट इज़ पेरेंट प्रोसेस P एंड सेकेंड इज़ चाइल्ड प्रोसेस P2, ठीक है। फोर्क सिस्टम कॉल के बाद ये होता है, ठीक है। अब फोर्क दो वैल्यूज़ रिटर्न करता है। पहले तो वो प्रोसेस जो चाइल्ड बना है उसकी प्रोसेस आईडी रिटर्न करेगा। लेट्स सपोज उसकी प्रोसेस आईडी है 1413, वो रिटर्न करेगा। और दूसरी बार वो रिटर्न करेगा 0, या फिर वो पहली बार 0 रिटर्न करेगा, दूसरी बार रिटर्न करेगा 413। डिटर्मिनिस्टिक नहीं होता, कभी भी वो रिटर्न कर सकता है कुछ भी। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब वो 0 रिटर्न करेगा, ठीक है, तो मतलब अपन पेरेंट प्रोसेस में नहीं चाइल्ड प्रोसेस में है। और अगर वो 0 रिटर्न नहीं करेगा तो कुछ रिटर्न करेगा, चाइल्ड की प्रोसेस आईडी विच विल बी नॉन 0। तो इसका मतलब अपन पेरेंट प्रोसेस में है। इसका मतलब यही है कि अगर आपके दो प्रोसेस यहाँ से बन जाएंगे इस सिस्टम कॉल पे। अगर मैं इस सिस्टम कॉल को ऊपर मार दूँ यहाँ पे इंट id इज इक्वल्स टू फोर्क, अगर मैं यहाँ पे कर दूँ और यहाँ पे मैं id लिख दूँ, तो इसका मतलब है इस लाइन पे जैसे ही मेरा कोड आएगा यहाँ से दो प्रोसेस बन जाएंगे P1 P2, और उसके ऊपर जितना कुछ भी है सब कुछ दोनों में कॉपी हो जाएगा। अगर यहाँ पे इंट x इज इक्वल्स टू 1 था तो ये P1 में भी x1 होगा, P2 में भी x1 होगा। लेकिन अगर मैं P1 में जाके, अब ये P1 है मेरा पेरेंट प्रोसेस है, मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 कर देता हूँ, ठीक है, और ये मेरा चाइल्ड प्रोसेस है, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ तो वो x की वैल्यू जो दूसरे प्रोसेस में चेंज हुई है वो यहाँ पे चेंज नहीं होगी। ये हमने देखा था, हमने बोला था कि फाइल डिस्क्रिप्टर सब कुछ कॉपी हो जाता है, एक स्नैपशॉट बन जाता है, लेकिन पॉइंटर्स नहीं बनते। इसको बोलते हैं डीप कॉपी, मतलब एक्चुअल में कॉपी होना चीज़ों का, ठीक है। तो ये है। तो सबसे पहले हमने फोर्क रन किया। अब जैसे फोर्क रन होगा दो प्रोसेस बनेंगे। लेट्स सपोज फर्स्ट हमें मिलता है पेरेंट प्रोसेस, मतलब आईडी होगी अपनी, चाइल्ड जो भी बना है उसकी प्रोसेस आईडी। तो हमने क्या किया, क्लोज कर दिया सबसे पहले
रीड एंड ऑफ द पाइप। हमने बोला कि भाई कोई भी अगर यहाँ पे रीड कर रहा है ना, तो मैं अभी राइट कर रहा हूँ। कंप्यूटर साइंस में जनरली ये होता है कि जब रीड हो रहा होता है तब राइट नहीं होता, जब राइट हो रहा होता है तब रीड नहीं होता। बेसिकली आइसोलेट करना रहता है सबको, है ना। तो बोलता है कि सबसे पहले क्लोज कर दो, क्लोज एक सिस्टम कॉल है। फिर वो बोलता है कि FD जो भी स्टैंडर्ड आउटपुट में जनरेट होगा उसको FD1 में डाल दो। ठीक है, इतना ही अपन ने किया है, इतना ही अपन ने किया है कि जो भी स्टैंडर्ड आउटपुट में प्रिंट होगा उसको FD1 में डाल दो। कर दिया। फिर हमने बोला अब हमने उसको पॉइंट कर दिया है, अब ये पॉइंटर बन गया है। ठीक है, तो अपन ने एक बार पॉइंट कर दिया कि स्टैंडर्ड आउटपुट, ये अपन ने पॉइंटर बना लिया है ये वाला। ठीक है, तो फिर हमने FD1 को क्लोज कर दिया। FD1 का क्लोज करने का मतलब सिंपल सा ये है कि भाई सबसे पहले मैंने स्टैंडर्ड आउटपुट को बोला कि तू पॉइंट कर दे FD1 को। ठीक है, जब हम इस पे प्रोजेक्ट बनाएंगे ना और अच्छे से समझ आएगा, बट मैं अभी का आपको बता रहा हूँ कि स्टैंडर्ड आउटपुट जो भी है FD1 में मैंने डाल दिया। अब ये मैंने कनेक्शन बिठा दिया, पॉइंट कर दिया। अब मैंने बोला कि FD1 में भाई कोई राइट मत करना, तो इसलिए मैंने इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, जो भी स्टैंडर्ड आउटपुट में आएगा वो FD1 में जाएगा ही जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, तो ये हो गया। फिर हमने एग्जैक कॉल देखी थी। एग्जैक कॉल क्या करती है, ये कॉल अगर मैं एग्जैक VE बोलूँ तो वो एक कमांड रन करती है। तो मेरा कमांड है cat main.cpp। अब होता क्या है कि आपको एग्जैक LP यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे सिस्टम में वो कैट को नहीं ढूंढ पा रहा था, तो इसलिए मुझे उसका पाथ देना पड़ा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने टर्मिनल में जाके वेयर कैट लिखना पड़ेगा। ये आपको पाथ दे देगा कि भाई ये कहाँ पे है, और वेयर ग्रेप लिखना पड़ेगा, ये आपको ग्रेप का पाथ दे देगा। ठीक है, तो ये मैंने पाथ दिया है, इसको इग्नोर करो। तो ये क्या करेगा, कैट इस डायरेक्टरी में main.cpp फाइल है, उसके ऊपर cat main.cpp फाइल रन करेगा, और कैट का कोड कहाँ पे है, एग्जीक्यूटेबल कहाँ पे है, इस वाले फोल्डर में। ठीक है, तो पेरेंट इतना करेगा, और पेरेंट का जो भी स्टैंडर्ड आउटपुट आएगा वो यहाँ पे ऑब्वियसली FD1 में चला जाएगा। ठीक है, अब P1 का काम ख़त्म हो गया। अब क्योंकि जब भी फोर्क करते दो प्रोसेस बनते हैं, पहले फर्स्ट प्रोसेस चलेगा, सेकंड टाइम पे सेकंड प्रोसेस चलेगा। ठीक है, अब ये बोलता है कि सबसे पहले भाई FD1 को क्लोज कर दो। FD1 को क्लोज कर दो मतलब वो बोलता है कि भाई कुछ भी अब मैं रीड करने वाला हूँ, कुछ और राइट मत करना। ठीक है, वो बोलता है ठीक है। अब उसने क्या किया, STD इन में जो भी आ रहा है वो FD0 में डाला। ठीक है, दोनों को पॉइंट कर दिया उसने। बेसिकली क्या किया कि इन दोनों का पॉइंटर बिठा दिया। ठीक है, अब उसने क्या किया, FD0 को क्लोज कर दिया। वो बोलता है अब मैंने इस दोनों में कनेक्शन बिठा दिया है, FD0 में जो भी आ रखा है वो STD इन में डाल दो, लेकिन इसके बाद मत डालना। ठीक है, तो अब उसने FD0 को क्लोज कर दिया। जो भी उसमें आ रखा है वो ऑलरेडी पॉइंट हो चुका है, वो हम क्या करेंगे, रीड। अब ग्रेप हेलो जब चलेगा, ग्रेप हेलो जब चलेगा वो STD इन से रीड करना चाहेगा, बट एज यू ऑलरेडी नो कि STD इन तो FD0 को पॉइंट करता है, तो FD0 में जो भी आ रखा था वो STD इन आपकी स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम में आएगा, तो वो ग्रेप हेलो को मिल जाएगा और वो अगेन STD आउट पे प्रिंट कर देगा। अब क्योंकि अपने को पता है कि पेरेंट प्रोसेस बंद हो चुका है, तो उसका STD आउट, मैं बोल सकता हूँ कि ये जो STD आउट है ये तो अपना अभी भी शेल के साथ कनेक्टेड होगा। इसको शेल भी पॉइंट कर सकता है ना, इसको शेल भी पॉइंट कर सकता है, जैसे FD1 पॉइंट कर रहा है। अगर मैं ये बोलूँ कि मैं टर्मिनल में जाता हूँ और मैं यहाँ पे ओके, तो सबसे पहले अपन कंपाइल करने से पहले मैं आपको सिंपल कमांड चला के दिखा देता हूँ। तो मैंने क्या किया, main.cpp फाइल को कैट किया और उसके बाद ग्रेप हेलो ढूंढा, तो हेलो जहाँ जहाँ पे है वो मेरी लाइन्स प्रिंट हो गई। ठीक है, अब सेम चीज़ हमारे जो भी हमने बनाया है उससे आना चाहिए, राइट। सेम कमांड हम उसमें चला रहे हैं, दो प्रोसेस को सिमुलेट कर रहे हैं। तो मैंने एग्जीक्यूटेबल बना लिया है कंपाइल करके, अब उसको रन करते हैं तो ये आ गया है, देखो। ठीक है, ये दो लाइन्स आ गई हैं। तो ये स्टैंडर्ड आउटपुट जो स्ट्रीम है, अगेन शेल उसको अगेन पॉइंट कर रहा है, तो जो भी स्टैंडर्ड आउटपुट में आ रहा है वो शेल में प्रिंट हो रहा है, राइट। तो ये एक छोटा सा मिनी सा प्रोजेक्ट था, आई वुड से कि इम्प्लीमेंटेशन थी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि सिस्टम कॉल्स का यूज़ क्या होता है। बट अगेन फाइल इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन अपन बनाएंगे, प्रोजेक्ट आएगा अगले वीक, उसमें ये सब यूज़ हो रहा होगा। ठीक है, तो ये था फाइल डिस्क्रिप्टर के ऊपर। अब अपन देख लेते हैं फाइल या फिर डायरेक्टरी मैनेजमेंट। ठीक है, तो सबसे पहली सिस्टम कॉल है mkdir, सबने यूज़ किया होगा, मेक डायरेक्टरी। ठीक है, डायरेक्टरी को बनाने के लिए यूज़ होता है। rmdir रिमूव डायरेक्टरी, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो rm, अगर मैं फाइल रिमूव करता हूँ तो rm होता है, और rf फ्लैग होता है फोर्सफुली रिमूव, और अगर ये फाइल एग्जिस्ट करती है तो रिमूव हो जाएगी, नहीं एग्जिस्ट करती तो कुछ नहीं होगा, राइट। लिंक एक काफ़ी अच्छी सिस्टम कॉल है। इसमें क्या होता है कि मैं आपको बता देता हूँ। लेट सपोज मेरी दो डायरेक्टरीज़ हैं। ठीक है, लेट सपोज मेरी दो डायरेक्टरीज़ हैं, love1 प्रीत1। ठीक है,
पहली डायरेक्टरी में मेरी एक टेबल फाइल है और मैं क्या करता हूँ उसी फाइल को सेम टू सेम कॉपी करता हूँ और अपनी दूसरी डायरेक्टरी में पेस्ट कर देता हूँ विद डिफरेंट नेम या फिर सेम नेम। तो होता क्या है कि वो लिंक सिस्टम कॉल का यूज़ करते हैं, ना कि वो डीप कॉपी बनाते हैं। मतलब ये कि टेबल का और टेबल फाइल का अगर कंटेंट सेम है, सेम फाइल्स हैं, तो उन दोनों के बीच में लिंक बिठा सकते हैं ना, राइट। तो एक दूसरे को वो पॉइंट करते हैं, ना कि हम डीप कॉपी बनाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप टेबल में राइट करोगे तब ये एक अलग फाइल बन जाएगी, बट जब तक ये दोनों सेम फाइल्स रहती हैं वे एक दूसरे को लिंक करके पॉइंट करके रखती हैं, ठीक है। तो सिस्टम कॉल्स क्या है, दो फाइल्स को लिंक करो और दोनों डायरेक्टरी में वो फाइल्स बना देगा, ठीक है। ये फंक्शन है। अगर आप C++ में कोड कर रहे हो तो ये फंक्शन को कॉल कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप सिस्टम कॉल्स यूज़ कर रहे हो तो शेल में तो सिंपल लिंक फाइल 1 फाइल 2 ऐसा कमांड रन कर सकते हो, राइट। तो ये जो रिकॉर्ड्स होते हैं इनके, वो रिकॉर्ड्स ऐसे होते हैं कि सबसे पहला आपका जो होता है उसको बोलते हैं आई नोड, आई नंबर ऑफ अ फाइल डिस्क्रिप्टर, राइट, जो कि एक नंबर है बेसिकली, और दूसरा फाइल नेम जो कि एक आस्काई फाइल नेम है, राइट। तो ये अलग अलग बाइट्स का होता है। यूनिक्स में आई थिंक 16 बाइट्स का होता है, डजंट मैटर। तो लाइक 4 बाइट्स इसके लिए होती हैं कि 4 बाइट्स तक अपन नंबर सेव करके रखते हैं और ये सब एंट्रीज सेव रहती हैं, राइट। उसके बाद माउंट सिस्टम कॉल है। जब भी आप अपनी CD पुराने सिस्टम में डालते होगे, DVD डालते होगे अपने CPU में, तो या फिर अभी पेन ड्राइव लगाते होगे तो क्या होता है, राइट। माउंट सिस्टम कॉल होती है। डेव फोल्डर होता है, अगेन अपन ने पिछली बार भी देखा था। जनरली इसको डेव फोल्डर के साथ सुपर यूज़र ही इंटरेक्ट करता है। तो CD-ROM जो हमारी CD-ROM 0 है उसको अपन माउंट कर सकते हैं किसी भी डायरेक्टरी में। तो जनरली जो फाइल स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है कि रूट डायरेक्टरी, सबसे पहले रूट होता है, फिर बिन, डेव, माउंट और यूज़र, ठीक है। अगर आपने देखा होगा तो अगर अपन रूट डायरेक्टरी में जाएं CD और आप अपने यहाँ पे यूज़र कर सकते हो रन, ठीक है। तो ये अलग अलग डायरेक्टरीज एग्जिस्ट करती हैं। अब जब आप CD-ROM डालते हो तो होता क्या है, सिस्टम अपने कर्नल मोड में जाके इस सिस्टम कॉल को रन करके क्या करता है, जो आपका ट्री है फाइल डायरेक्टरीज का, फाइल्स का, उसमें माउंट जो आपका फोल्डर है उसके नीचे ही आपका CD-ROM की डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को माउंट कर देता है। अब आपको इसको एक्सेस कैसे कर पाओगे, रूट, माउंट और जो भी CD-ROM या फिर जो भी आपने उसके साथ माउंट किया है, राइट। तो ये एक सिस्टम कॉल है। अगली सिस्टम कॉल है CHDIR, चेंज डायरेक्टरी, जिसको हम CD बोलते हैं इन कमांड लाइन, ठीक है। उसके बाद CHROOT, ये सिस्टम कॉल आप C++ और सब में अवेलेबल होती हैं, राइट। तो उसमें एक है CHROOT। इससे क्या कर सकते हो, आप अपना रूट चेंज कर सकते हो। अगर मैं CHROOT रन करके यहाँ पे रूट की जगह LOV लिख दूँ तो कोई भी डायरेक्टरी जो LOVE डायरेक्टरी है उसके ऊपर मेरा रूट माउंट हो जाएगा। तो जब मैं पहले अपनी रूट डायरेक्टरी ऐसे एक्सेस करता था यूज़र, अब लेट्स सपोज इसको मैंने रिप्लेस कर दिया विद न्यू रूट डायरेक्टरी। लेट्स सपोज पहले मेरी रूट डायरेक्टरी थी ये नॉर्मल, दूसरी रूट डायरेक्टरी मैंने कर दी ये, ठीक है। अब जितने भी मेरे एब्सोल्यूट पाथ हैं उन सबके सामने रूट एग्जिस्ट करेगा, उसके बाद जो भी पाथ आएगा, ठीक है। तो यूज़ केस क्या है, यूज़ केस ये है इस चीज़ का कि लेट्स सपोज मैं एक रिमोट सर्वर को एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे को किसी ने रिमोट सर्वर दिया कि भाई ये लो सर्वर, इसमें आप अपनी चीज़ें कर सकते हो। मैंने कहा ठीक है, बट मेरे को ना आप अपने सर्वर की भी फाइल्स दिखाओ। वो बोलेगा नहीं भाई ऐसा नहीं होता, वी डोंट वांट यू टू एक्सेस आवर फाइल्स, ठीक है। वी हैव प्रोटेक्शन, वी हैव फायरवॉल्स एंड ऑल। उसमें एक यूज़ केस होता है कि भाई उन्होंने आपकी यूज़र को माउंट कहाँ किया हुआ है। मैं अगर रूट बोलूँ, इसमें डायरेक्टरीज 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 डायरेक्टरीज, अगर उन्होंने मेरा यूज़र यहाँ पे माउंट किया हुआ है, यहाँ पे उन्होंने मेरे यूज़र को बोला है कि ये तेरा रूट है, तो मेरे को उसके नीचे का सब दिखेगा, ऊपर का नहीं दिखेगा, राइट। सो इफ़ वी वांट टू शो यूज़र वन अ फ्यू फाइल्स, देन सुपर यूज़र कैन चेंज द रूट एंड रिमोट यूज़र कैन ओनली सी द पोर्शन ऑफ फाइल सिस्टम अंडर दिस न्यू फाइल रूट, राइट। तो काइंड ऑफ आइसोलेशन है। उसके बाद एक प्रोटेक्शन, सिस्टम कॉल्स फॉर प्रोटेक्शन। अब लोग बोलेंगे इतना क्यों पढ़ रहे हैं हम, कोई यूज़ नहीं होगा। बहुत यूज़ होगा, ठीक है, इन चीज़ों का। जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे, इनका प्रोजेक्ट जब हम बनाएंगे तो होता क्या है कि अगर आप AWS में कोई भी इंस्टेंस चलाते हो, आपको सारी सुपर यूज़र की परमिशन नहीं मिलती, राइट। आपको कुछ कुछ परमिशंस होती हैं। आप ऐसा नहीं कि उनके इंस्टेंस में कुछ भी जाके कर दो, राइट। आप उनके इंस्टेंस की सुपर यूज़र की फाइल्स एक्सेस नहीं कर सकते, राइट। तो आपको एक अलग यूज़र बनाया जाता है, तो उसी में आता है प्रोटेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले सिस्टम कॉल है चेंज MOD, जिसका मतलब सिंपल सा है कि चेंज मोड ऑफ डायरेक्टरी, और इसकी एक सिस्टम कॉल और होती है CHOWN, चेंज ओनरशिप, ठीक है। तो CHMOD क्या है
कि जब भी कोई आप फाइल का मोड चेंज करना चाहते हो, इस फाइल का मोड हमने चेंज कर दिया 0644, ठीक है। 0644 का मतलब सिंपल सा है, हमने पहले भी देखा था। 6 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 110, 4 की है 100, 4 की है 100, राइट। सबसे पहली जो बाइनरी ऑक्टल नंबर की रिप्रेजेंटेशन होती है वो होती है ओनर के लिए, जिसने फाइल बनाई है। सेकंड होता है ग्रुप के लिए, अगर वो फाइल ग्रुप ऑफ यूजर्स में शेयर है। अब सेट यूआईडी, सेट जीआईडी, दो तरह की बिट्स होती हैं, ठीक है। अभी तक हमने देखा 0644। अब 0 के बाद एक और बिट आती है जो यहाँ पे अपन इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 और 4 हमने इंसर्ट किया हुआ है। 2 अगर अपन इंसर्ट करते हैं तो उसका मतलब होता है ग्रुप आईडी को सेट करना। 4 अगर अपन इंसर्ट करते हैं उसका मतलब होता है यूज़र आईडी को सेट करना, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। लेट सपोज आप एक यूज़र हो, ठीक है। आपने एक प्रोग्राम लिखा, लेट सपोज फाइल इनक्रिप्टर लिखा। जब आपने फाइल इनक्रिप्टर लिखा तो आपको उस फाइल के अंदर राइट करना था, बट आपके पास एक्सेस नहीं है उसका, राइट। तो आप क्या करोगे, आप उसकी यूआईडी सेट कर दोगे। यूआईडी सेट करने का मतलब ये है कि आप सबसे पहले उसमें बोलोगे कि मेरे को इस फाइल के ऊपर ये मोड चाहिए 04755। तो इसका मतलब ये है कि यूज़र का जो ओनरशिप है वो चेंज हो जाएगी। अगर मैं ये बोलूँ इफ़ यूज़र वांट्स टू रन एनी प्रोग्राम विद यूआईडी बिट ऑन देन यूज़र इफेक्टिव यूआईडी इज़ चेंज्ड। जब भी कोई यूज़र होता है, अगर वो किसी फाइल के ऊपर कुछ राइट कर रहा है, रीड कर रहा है, तो उसकी एक यूज़र आईडी होती है और उसकी एक ग्रुप आईडी भी होती है कि ये किस ग्रुप के साथ एसोसिएटेड है। ग्रुप मतलब ग्रुप ऑफ यूज़र्स, राइट। अगर मेरा ये लैपटॉप है, मैं इसमें मल्टीपल यूज़र क्रिएट कर सकता हूँ लिनक्स में, ठीक है। सुपर यूज़र मल्टीपल यूज़र क्रिएट कर सकता है। अब अगर किसी भी यूज़र को कोई प्रोग्राम चलाना है विद सुपर यूज़र परमिशन, तो वो क्या कर सकता है, इस बिट का यूज़ कर सकता है। इस बिट का यूज़ करने का मतलब ये है कि उसकी यूआईडी सेट कर दो और उसको स्पेशल परमिशन दे दो, ठीक है। तो अगेन उसको सेट वो तभी कर पाएगा अगर उसके पास राइट परमिशन है, तो अगर उस फाइल में, ठीक है। तो ये सब है। मैं आपको बता देता हूँ कि इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से यूआईडी, जीआईडी ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आपको क्यूरियोसिटी है तो ज़रूर इसके ऊपर पढ़ सकते हो। अगले प्रोजेक्ट में हम ये सब यूज़ कर रहे होंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। अगला है चेंज ओनरशिप, जो कि हमने देखा, ठीक है। ये चेंज मोड एंड चेंज ओनरशिप सेम है, बस चेंज ओनरशिप में आप यूज़र देते हो इंस्टेड ऑफ फाइल का मोड। एंड अनमास्क या फिर यू मास्क का मतलब ये है 022। 022 की अगर आप बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो 0 की तो 0 होती है, 2 की 001 नहीं 010, हाँ, और इसकी 010 हाँ, तो 2 की है 010। तो वो ये बोल रहा है, तो यू मास्क का मतलब बिट मास्किंग होता है। जिन्होंने थोड़ा डीएससी किया उनको पता होगा, बट मैं आपको बता दूंगा कि अगर आपने कोई भी आपका प्रोग्राम है, सबसे पहले ये आपने फंक्शन रन कर दिया, ये सिस्टम कॉल रन कर दी, उसके बाद यूज़र कुछ भी क्रिएट करना चाहे, लेट्स सपोज आपका शेल है, आपका शेल जब भी स्टार्ट होता है आप सुपर यूज़र एज ए सुपर यूज़र क्या करते हो, ये वाली सिस्टम कॉल रन कर देते हो। इसका मतलब अब उस शेल में कोई भी कुछ भी कमांड चलाएगा तो उसकी बिट मास्किंग होगी। मतलब अगर लेट सपोज कोई फाइल क्रिएट करता है बंदा, वो बोलता है कि भाई मैं सबको सारा एक्सेस देना चाहता हूँ, मैं अपने आप को भी सारा एक्सेस देना चाहता हूँ। 7 का मतलब 111 है। अगेन रीड राइट एग्जीक्यूटेबल तीनों एक्सेस है यूज़र के पास, यूज़र ग्रुप के पास एंड अदर यूज़र के पास। तो ऐसे तो भाई सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी हो गई, राइट। ये सिक्योरिटी रीज़न कारण अच्छा नहीं है कि कोई भी यूज़र को हम परमिशन दे दें। तो हम क्या कर सकते हैं, बिट मास्किंग कर सकते हैं। 022 हमने मास्क कर दिया। इसका मतलब ये है अगर कोई भी यूज़र कल को 077 जो कि ऑलमोस्ट सुपर यूज़र की तरह वो रन करता है, किसी फाइल को बनाता है फॉर अदर यूज़र ऑल्सो, तो उसकी बिट्स मास्क हो जाएंगी। बिट्स मास्क होने का मतलब ये है कि सबसे पहली बिट मास्क होगी 0 से। सो सबसे पहली बिट है 007 को मास्क करेगी, तो अगेन ये तो मास्क करेगा नहीं कुछ, है ना। दूसरा है 2 की रिप्रेजेंटेशन होती है, 7 की रिप्रेजेंटेशन है 111। इसको मास्क करेगा तो क्या बचेगा इसके पास बचेगा 110, ठीक है। तो कौन सी बिट यहाँ पे मास्क हो गई, 1 वाली बिट मास्क हो गई, तो इसका रिप्रेजेंटेशन आया 5, ठीक है। तो ये 2 7 को मास्क करके 5 बना देगा और ये 2 भी 7 को मास्क करके 5 बना देगा, ठीक है। तो जब भी यूज़र कुछ भी रन कर ले उसकी एट द एंड जो बिट्स मास्क हो जाएंगी, तो उसके कारण अगर वो सबको परमिशन देना चाह भी रहा है कि रीड राइट एग्जीक्यूटेबल सारे यूज़र्स को परमिशन देना चाह रहा है, तब भी वो सबको नहीं दे पाएगा। ये बन जाएगा 5 का मतलब है 101, ठीक है। तो एज यू नो कि 0755
और 0 तो ऑक्टल है, 7 खुद के लिए परमिशन यूज़र के लिए, 5 ग्रुप ऑफ यूज़र्स के लिए, उस फाइल को में या उस डायरेक्टरी में कितने यूज़र्स को एक्सेस है, किस ग्रुप को एक्सेस है वो, और तीसरी अदर यूज़र के लिए। ठीक है, अब 5 की मैं अगर रिप्रेजेंटेशन देखूँ, इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है 0101। ठीक है, तो अदर यूज़र्स के लिए और यूज़र ग्रुप्स के लिए सिर्फ रीड, नो राइट एंड एग्जीक्यूटेबल की परमिशन है। फर्स्ट बाइट होती है रीड, सेकंड राइट, तीसरी एग्जीक्यूटेबल। तो अगर उसने अपने को सारी परमिशन दी हैं, 7 मतलब 111, रीड राइट एग्जीक्यूटेबल तीनों परमिशन, और दूसरे ग्रुप ऑफ यूज़र्स को भी दी हैं और अदर यूज़र्स को भी दी हैं, अपना बिट मास्क क्या करेगा, इन दोनों 7 को चेंज करके 5 कर देगा। ठीक है, 5 का मतलब 101, मतलब ग्रुप ऑफ यूज़र्स को भी परमिशन सारी नहीं दी है, सिर्फ रीड करने की और उस फाइल को एग्जीक्यूट करने की परमिशन है, और सेम अदर यूज़र्स को, मतलब यूज़र राइट नहीं कर सकते। तो अगर कोई सुपर यूज़र है किसी रिमोट सर्वर का, उसने आपको कोई शेल दिया है और बिट मास्किंग अप्लाई की है, तो इसका मतलब आप बाकी यूज़र्स के लिए भी नहीं ऐसा कि फ़ाइल क्रिएट कर दो और फिर उसको शेयर कर दो, बाकी लोग भी राइट कर पाएंगे, ऐसा नहीं होगा। राइट, स्पेसिफिक टू द यूज़र फाइल क्रिएट होगी, तो बिट मास्किंग इसलिए यूज़ होती है। तो आई होप सबको समझ आई होगी आज की वीडियो। जिसको नहीं आई तो आप जाके इनके बारे में और पढ़ सकते हो, और इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से अगेन सिस्टम कॉल्स के बारे में पता होना चाहिए कि क्या करती हैं। इतना डिटेल में पता नहीं होना चाहिए कि बिट्स की रिप्रेजेंटेशन करके उसके बाद रीड राइट कैसे ये सब चलता है, इतना पता होना ज़रूरी नहीं है। इंपॉर्टेंट यही है कि सिस्टम कॉल्स कौन सी होती हैं, कैसे काम करती हैं। दैट्स इट। मिलते हैं अगली वीडियो में ऑपरेटिंग सिस्टम की, जहाँ पे हम एक प्रोजेक्ट बना रहे होंगे इन सब का यूज़ करके, तब और अच्छे से समझ आएगा। तब तक के लिए बाय बाय।